बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो माय डियर स्टूडेंट। हम इससे पहले जो लेक्चर है हम स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हर्बल मेडिसिन या हर्बल ड्रग जो है उसको डिस्कस कर रहे हैं। और हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि कुल हमारे पास 5 स्टेप्स हैं जिसमें हम स्टैंडर्डाइजेशन या क्वालिटी वैल्यूएशन ऑफ हर्बल ड्रग को डिटरमिन करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ऑर्गेनोलेप्टिक है, उसके बाद बोटानिकल है, उसके बाद फिजिकल है, उसके बाद केमिकल और फिर बायोलॉजिकल। ये 5 स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके हम WHO या बाकी जो स्टैंडर्डाइजेशन टेक्निक्स हैं उन सबको हम फॉलो करते हुए हर्बल ड्रग को असेस करते हैं। उसकी क्वालिटी को असेस किया जाता है, उसकी स्टैंडर्डाइजेशन होती है। जो प्रीवियस लेक्चर था वो हमारा इन पहले 2 के बारे में था, जिसमें हमने ऑर्गेनोलेप्टिक और बोटेनिकल बेसिस को डिस्कस किया इन डिटेल। और आज का जो हमारा फोकस है इस वक्त का वो हमारा फिज़िकल के ऊपर है, जिसमें हम फिज़िकल पैरामीटर्स जो हैं जिनमें मॉइस्चर कंटेंट, एक्सट्रैक्शन वैल्यू, एश वैल्यू, फ्लोरेसेंस एनालिसिस वगैरह जो है उनको हम डिस्कस करेंगे। आज का हमारा जो फोकस है वो थर्ड वन जो उसमें स्टेप है उसकी तरफ जाएंगे जो कि फ़िज़िकल है। सबसे पहले हम आते हैं जी एश वैल्यू की तरफ। एश वैल्यू जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये हमारे पास फिज़िकल पैरामीटर है हर्बल ड्रग जो उसकी स्टैंडर्डाइजेशन या क्वालिटी असेसमेंट में आपको पता होना चाहिए कि जो एश वैल्यू है होती क्या है कि ऑन इंसिनरेशन प्लांट ड्रग लीव एन इनऑर्गेनिक एश। इंसिनरेशन का मतलब होता है कि जब आप इग्नाइट करते हैं, आग लगाते हैं, जला देते हैं किसी प्लांट ड्रग को, जलाने के बाद उससे जो राख होती है जिसको हम एश कहते हैं यहाँ पर इनऑर्गेनिक एश। तो हम जिस वक्त इंसिनरेशन का प्रोसेस करते हैं तो हमारे पास अल्टीमेटली जो प्लांट मटेरियल होता है या ड्रग मटेरियल प्लांट्स बेस्ड ड्रग होती है उससे इनऑर्गेनिक एश हमारे पास आती है। The percent of ash produced is an indicator of care taken during the processing of plant material, especially for underground plant material. तो ये एश जो है ये हमें मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इंडिकेशन दे रही होती है कि हमने कैसे क्या जो उसको प्रोसेस किया और जो प्लांट मटेरियल को प्रोसेसिंग के दौरान हमने कितनी केयर की या हमसे केयरलेसनेस हुई या हमसे कोई और उसमें जो इश्यूज़ आए, वो सारे के साथ उसमें से कई चीज़ों की ये एक इंडिकेटर के तौर पर इसको लिया जाता है एश वैल्यू को। अब ये एश वैल्यू हम अगर ले रहे हैं तो ये इसको समझने के लिए और इस वैल्यू को लेने के लिए हम 4 डिफरेंट साइड में ये एश वैल्यू को डिस्कस करते हैं, या हम 4 डिफरेंट पैरामीटर पर या 4 डिफरेंट वेज में हम एश वैल्यू डिटरमिन करते हैं। सबसे पहला है टोटल एश, दूसरा है एसिड इनसॉल्युबल एश, तीसरा है वाटर सॉल्युबल एश और चौथा है सल्फेटेड एश। ये जो है हम मोस्टली जब स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं जितने भी कंपेंडिया वगैरह हैं या फार्माकोपिया वगैरह हैं या मोनोग्राफ वगैरह हैं उसमें जो मुख्तलिफ हर्बल ड्रग के लिए हैं तो ये मुख्तलिफ किस्म के एश वैल्यूज़ जो है उनको डिस्कस किया गया है, जिनमें टोटल एश है, एसिड इनसॉल्युबल एश है, वाटर सॉल्युबल एश है या सल्फेटेड एश है। High acid insoluble ash consisting of silica in many drugs such as senna, clove, licorice, valerian and tragacanth indicate contamination with earthy material। यानी जिस तरह की उसकी एक एग्जांपल यहाँ पर दी जा रही है कि अगर किसी सैंपल के अंदर हाई एसिड इनसॉल्युबल एश है तो वो अक्सर उसकी रीज़न जो होती है वो सिलिका मटेरियल की वजह से होती है। और ये आपके पास सेना के लीव्स हो गए या क्लोव हो गया या लिकरस हो गई या वेलेरियन हो गया या ट्रेगैकैंथ वगैरह हो गया, तो इसमें उसको कंसिडर किया जाता है कि वो उस कंटेमिनेशन उसकी हुई है थ्रू विद अर्दी मटीरियल से। अब हम इन चारों में से 1 बाय 1 एक को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो है दैट इज़ द टोटल एश। टोटल एश का जो फिनोमेना है एश वैल्यू में, हम टोटल एश किसे कह रहे होते हैं कि टोटल एश इज़ अ डिज़ाइन टू मेजर द टोटल अमाउंट ऑफ मटेरियल प्रोड्यूस आफ्टर द कंप्लीट इंसिनरेशन ऑफ प्लांट ड्रग मटेरियल एट अ लो टेम्परेचर एज पॉसिबल अबाउट 450 डिग्री सेल्सियस टू रिमूव ऑल द कार्बन। कहा जा रहा है जी कि अगर आपने टोटल एश मालूम करनी है तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने प्लांट मटेरियल जो है उसको कंप्लीट इंसिनरेट करना है, मुकम्मल जला देना है ड्रग मटेरियल एट टेम्परेचर एज पॉसिबल अबाउट 450 डिग्री सेल्सियस। कम से कम टेम्परेचर जो है इस मकसद के लिए आपको 450
जो डिग्री सेल्सियस या इससे अबव आपको चाहिए होगा। क्यों? क्योंकि इतने टेम्परेचर पे आपके पास जो कार्बन होंगे वो सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे। सो टोटल एश यूजुअली कंसिस्ट ऑफ कार्बोनेट्स, फास्फेट्स, सिलिकेट्स एंड सिलिका। तो जो पीछे रह जाएगा उनमें या कार्बोनेट्स होंगे, फास्फेट्स होंगे, सिलिकेट्स होंगे या सिलिका होगा। अब मुख्तलिफ जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं लाइक इंडियन फार्माकोपिया या यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, उनके मुताबिक आपको टोटल एश हासिल करने के लिए 675 प्लस माइनस 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देना है। ब्रिटिश फार्माकोपिया कह रहा है जी कि 600 प्लस माइनस 25 डिग्री सेल्सियस, और WHO के जो इंटरनेशनल फार्माकोपिया के को जिनके पास है उनके मुताबिक 5 to 600 डिग्री सेल्सियस। हाई एश वैल्यू इज़ द इंडिकेटिव ऑफ कंटेमिनेशन। अगर आपके पास ये सब करने के बाद एश कंटेंट जो है वो जो टोटल एश कंटेंट है, एश वैल्यू अगर वो ज़्यादा आ जाती है तो उसका मतलब होगा कि उसमें या तो कंटेमिनेशन है या सब्स्टिट्यूशन है या एडल्ट्रेशन है। सब्स्टिट्यूशन एडल्ट्रेशन ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। फॉरेन मैटर की मौजूदगी को हम कह रहे होते हैं। केयरलेसनेस इन प्रिपरेशन ऑफ द क्रूड ड्रग की वजह से भी ये टोटल एश की वैल्यू या एश वैल्यू जो है वो हाई हो सकती है। इसके अलावा हम जब ऑलरेडी यहाँ पर टोटल एश, इनसॉल्युबल एश, वाटर सॉल्युबल और सल्फेटेड एश 4 डिफरेंट में से हमने एक को डिस्कस किया। बाकी उसमें फिर हमारे पास जो है दैट इज़ दी वाटर सॉल्युबल और एसिड इनसॉल्युबल और सल्फेटेड एश। तो बेसिकली हमने वाटर सॉल्युबल एश को या एसिड इनसॉल्युबल एश को डिटरमिन करने का तरीकाकार क्या है कि सबसे पहले आप इस स्टेप पे जाएंगे। आप सबसे पहले टोटल एश डिटरमिन करेंगे, कंप्लीट इंसिनरेशन करेंगे, और कंप्लीट इंसिनरेशन के बाद आपके पास जो टोटल एश आएगा उस टोटल एश कंटेंट को आप सबसे पहले उसको जो है सॉल्युबल इन वाटर उसका देखेंगे। उसको आप जो टोटल एश आपके पास अल्टीमेटली रिजल्टेंट आएगा उसकी वाटर सॉल्युबिलिटी देखेंगे कि उसमें से कितना कंटेंट जो है वो वाटर सॉल्युबल हो रहा है। इट इज़ अ गुड इंडिकेटर ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्रीवियस एक्सट्रैक्शन ऑफ वाटर सॉल्युबल साल्ट इन द ड्रग और इनकरेक्ट प्रिपरेशन अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक मैटर। इससे आपको एक जो वाटर सॉल्युबल साल्ट्स वगैरह हैं ड्रग के अंदर मौजूद या करेक्ट प्रिपरेशन है या अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर है उनका पता चल जाएगा। इसमें कार्बोनेटेड एश या नाइट्रेटेड एश जो है वो भी आप डिटरमिन कर सकते हैं, लाइक जिस तरह हम कह रहे हैं कि सल्फेटेड एश। अब जो कार्बोनेटेड एश, नाइट्रेटेड एश या सल्फेटेड एश है, ये जो हैं ये कैसे हासिल होती हैं कि अगर आपने कार्बोनेटेड एश लेनी है तो आपने एश को ट्रीट करना है विद अमोनियम कार्बोनेट। अगर आपने नाइट्रेटेड एश लेनी है तो एश इज़ ट्रीटेड विद द डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। और अगर आपने सल्फेटेड एश लेनी है तो उस प्रोसेस के लिए आपने जो भी आपके पास वो एश आया है उसको आप इग्नाइट करेंगे या सैंपल जो आपके पास होगा उसको इग्नाइट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सो आपके पास जो सल्फेटेड एश है वो बाकियों से ज़्यादा प्रेफरेबल क्यों है? क्योंकि दिस टेस्ट इज़ यूजुअली यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द कंटेंट ऑफ इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी इन द ऑर्गेनिक सब्सटेंस। कि आपके पास एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस में जो इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो आपको बताती है। और हमारे पास जो एसिड इनसॉल्युबल एश है, एसिड इनसॉल्युबल एश का मतलब ये है कि आप एश जो आपने टोटल एश यहाँ से डिटरमिन की थी उसको, जैसे कि आपने उसकी मदद से आपने वाटर सॉल्युबल एश को डिटरमिन किया, उसी टोटल एश की क्वांटिटी से जो आपके पास फाइनली अचीव हुई उससे आप एसिड इनसॉल्युबल एश भी मालूम कर सकते हैं। एसिड इनसॉल्युबल एश इन HCl is the residue obtained after extracting the total ash with HCl। कि यानी आप क्या करेंगे कि आप टोटल एश जो है HCl के साथ जो आपको जितनी एश जो है वो हासिल होगी, एक्सट्रैक्ट होगी, तो उसको हम कहेंगे दैट इज़ एसिड इनसॉल्युबल। यानी HCl डालने के बावजूद जो उसमें सॉल्युबल पार्ट होगा वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जो उसका इनसॉल्युबल पार्ट होगा रह जाएगा, वो हम कहेंगे कि ये एसिड, क्योंकि HCl एक एसिड हमने ऐड किया और उसमें सॉल्युबल नहीं हुआ, तो वो कंपोनेंट जो होगा उसको हम एसिड इनसॉल्युबल एश के तौर पर लेंगे। अब इसके लिए इंडियन फार्माकोपिया के मुताबिक आपने जो HCl सोल्यूशन लेना है वो 25 ml लेना है 2 मोलर HCl सोल्यूशन। यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के मुताबिक 25 ml 3 नॉर्मल HCl सोल्यूशन, और ब्रिटिश फार्माकोपिया के मुताबिक 15 ml वाटर एंड 10 ml HCl, और WHO के मुताबिक 25 ml ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच इज़ अबाउट 70 ग्राम पर लीटर। तो ये हमारे पास डिफरेंट फार्माकोपियल या कंपेंडियल रिक्वायरमेंट्स हैं
टू डिटरमिन द एसिड इनसॉल्युबल एश। तो ये हमारे पास जो फर्स्ट उसका जो स्टेप है या फर्स्ट जो उसकी हमारे पास डिटर्मिनेशन है एश वैल्यू, और एश वैल्यू में हमने टोटल एश, एसिड इनसॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल एंड सल्फेटेड एश को डिटरमिन करने के लिए करना है। इसके बाद हम नेक्स्ट की तरफ जाएंगे विच इज़ एक्चुअली द एक्सट्रैक्टिव वैल्यू। एक्सट्रैक्टिव वैल्यू हमारे पास अनदर मैकेनिज्म या पैरामीटर है टू डिटरमिन what we can say the physical parameter या physical step toward the standardization of herbal medicine। इसमें हम क्या करते हैं कि the determination of the extractable matter refer to the percentage of matter extracted from the drug using specified quantity of solvent। कि आपने जो आपके पास हर्बल ड्रग है उससे आप जो है एक्सट्रैक्टेबल मैटर को जो है वो निकालें और उसको डिटरमिन करें कि आपने कितना एक्सट्रैक्टेबल मैटर उससे निकाल लिया है, और उसके लिए फिर डिफरेंट सॉल्वेंट यूज़ किए जाते हैं उनको एक्सट्रैक्शन के लिए। सच एक्सट्रैक्टिव वैल्यू प्रोवाइड एन इंडिकेशन ऑफ द एक्सटेंट ऑफ पोलर, नॉन पोलर, मीडियम पोलरिटी कंपोनेंट प्रेजेंट इन द प्लांट मटेरियल। अब यही जो सॉल्वेंट होते हैं वो डिटरमिन कर रहे होते हैं कि आपके जो ड्रग है उसके अंदर पोलर, नॉन पोलर, मीडियम पोलरिटी के जो कंपोनेंट्स हैं, जो ख़ास तौर पे केमिकल्स होते हैं, फाइटोकेमिकल्स होते हैं, जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट ऑफ द ड्रग के तौर पे काम कर रहे होते हैं, तो वो जो है आपके पास उनमें से कोई भी हो सकता है। सम टाइम यानी डिफरेंट प्लांट में डिफरेंट होते हैं। बाज़ केसेस में जो है पोलर हो सकता है, बाज़ प्लांट में जो है वो नॉन पोलर हो सकता है, बाज़ में वो जो है मीडियम पोलरिटी का हो सकता है। ये डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। तो ये एक्सट्रैक्टिव वैल्यू जो है ये हमें इंडिकेट करती है कि हमें हमारे पास एक प्लांट मटेरियल के अंदर जो है कितना कंपोनेंट उसका मौजूद है। The determination of extractive value is today less relevant since more sophisticated method of assay active constituents are available। आजकल जो है तो इसकी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता, इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेबिलिटी नहीं है, और उसकी रीज़न ये है कि जो स्टेट ऑफ द आर्ट केमिस्ट्री के जो ख़ास तौर पे आपके पास इक्विपमेंट्स हैं जिनमें आपके पास जो वेरियस क्रोमेटोग्राफिक एंड स्पेक्ट्रोस्कोपिक की जो कम्बिनेशन से हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट्स आए हैं, तो उस वजह से सोफिस्टिकेटेड मेथड्स हैं ऐसे वगैरह के एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स को मालूम करने के, तो उस वजह से ये अब इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट या वैल्यूएबल मेथड नहीं रहा। लेकिन उसके बावजूद भी चूँकि ये मौजूद है हमारे पास, हम कर सकते हैं इसको। द एक्सट्रैक्टिव वैल्यू इन सम इंस्टेंस आर क्विक इंडिकेटर ऑफ द ग्रॉस क्वालिटी ऑफ द प्लांट मटेरियल। लेकिन इससे बाज़ केसेस में जो है आपके पास बड़ी क्विकली आप एक किसी प्लांट मटेरियल की क्वालिटी को डिटरमिन कर सकते हैं। हमारे पास इसके मल्टीपल जो हैं तो सब डिविजन्स हैं एक्सट्रैक्टिव वैल्यूज़ की, लाइक वाटर सॉल्युबल एक्सट्रैक्टिव वैल्यू, अल्कोहल सॉल्युबल एक्सट्रैक्टिव वैल्यू, सॉल्वेंट हेक्सेन सॉल्युबल, बेसिकली ये सारे ही सॉल्वेंट हैं। वाटर जो है वो भी सॉल्वेंट है लेकिन ये पोलर है, अल्कोहल उससे थोड़ा कम है, हेक्सेन जो है तो ये नॉन पोलर है, ईथर जो है ये भी तकरीबन नॉन पोलरिटी के करीब आता है, नॉन वोलेटाइल ईथर सॉल्युबल एक्सट्रैक्टिव। तो ये हर एक के जो है वोलेटाइल ईथर सॉल्युबल एक्सट्रैक्टिव वैल्यू है, नॉन वोलेटाइल लेवल। अब मकसद ये होता है कि हर एक जो यहाँ पर गिवन है उसकी अपनी रेंज है पोलरिटी की, और वो अपने एक रेंज ऑफ पोलरिटी के बेस पर जो है वो ड्रग जो आपके पास कंपाउंड्स होते हैं या उसके अंदर केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं या फाइटोकेमिकल होते हैं, उनको वो अट्रैक्ट करता है, उनको वो एब्जॉर्ब करता है, उनको वो सॉल्युबलाइज करता है और उनको वो एक्सट्रैक्शन जो है तो उसमें मदद देता है और हमें वो डिटरमिन करने में आसानी होती है। हमारे पास जो फिज़िकल है इसमें एक और भी है जिसमें हम देखते हैं वोलेटाइल ऑयल कंटेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है प्लांट हर्बल ड्रग में। ख़ास तौर पर ये इसकी इंपॉर्टेंस इस वजह से भी है कि आपके पास ज़्यादातर जो मेडिसिनल प्लांट हैं उसमें जो अच्छे वेल नोन मेडिसिनल प्लांट हैं दे कंटेन द वोलेटाइल ऑयल कंटेंट। तो जो वोलेटाइल ऑयल है इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, इनके अंदर मेडिसिनल वैल्यू भी है, एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स भी इनके अंदर जो है अक्सर ड्रग्स के इन फॉर्म ऑफ वोलेटाइल ऑयल कंटेंट होते हैं। तो एफिशिएंसी ऑफ सेवरल ड्रग दैट इज़ ड्यू टू द ऑर्डर्स प्रिंसिपल दैट इज़ द वोलेटाइल ऑयल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत से जो हर्बल ड्रग्स हैं उनकी एफिशिएंसी जो है वो बेस करती है इन ऑर्डर्स प्रिंसिपल को, जिसको हम ऑर्डर्स प्रिंसिपल मीन कि इनसे जो ये अरोमा निकलता है, जो स्मेल निकलती है,
और वो किस वजह से, वो इन वोलेटाइल ऑयल्स की वजह से होती है। वोलेटाइल ऑयल आर करेक्टराइज्ड बाय देयर ऑर्डर, ऑयल लाइक अपीयरेंस एंड एबिलिटी टू वोलेटिलाइज एट रूम टेम्परेचर। जो वोलेटाइल ऑयल है उसके तीन मेजर कैरेक्टर यहाँ पर दिए गए हैं। पहला ये है कि वो उसके एक स्पेसिफिक ऑर्डर होगा, स्मेल जिसको हम कह सकते हैं, एरोमा कह सकते हैं, ऑयल लाइक अपीयरेंस, ऑयल की तरह अपीयरेंस होगी उसकी, एबिलिटी टू वोलेटिलाइज एट रूम टेम्परेचर, जो रूम टेम्परेचर है उस पर वो वोलेटाइल होने की उसकी एबिलिटी मौजूद होगी, दैट्स द रीज़न उसको हम वोलेटाइल ऑयल कहते हैं। Chemically they are usually composed of mixture of for example monotropine, sesquiterpene and their oxygenated derivatives। तो आपके पास जो केमिकली अगर हम उनको देखें तो ये मिक्सचर्स होता है, कंपोज उससे बने हुए होते हैं, उसमें मोनोटर्पीन्स हो सकते हैं, सेस्क्यूटरपीन हो सकते हैं, या उनके कोई ऑक्सीजनेटेड डेरिवेटिव्स हो सकते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड प्रीडोमिनेट इन द सर्टन वोलेटाइल ऑयल, उसमें एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप एरोमेटिक रिंग जो है और एरोमेटिक कंपाउंड जो हैं उनको जानते होंगे, तो वो प्रीडोमिनेंट होते हैं मोस्टली वोलेटाइल ऑयल में, बिकॉज दे आर कंसिडर्ड टू बी द एसेंस ऑफ द प्लांट मटीरियल। चूँकि मेडिसिनल प्लांट में ये शुरू में आपको बताया कि एफिशिएंसी ऑफ सेवरल ड्रग जो आपके पास मेडिसिनल प्लांट हैं उनके वो ऑर्डर्स प्रिंसिपल पे बेस करते हैं, तो इस वजह से इनको कहा जाता है कि दीज आर द एसेंस ऑफ द प्लांट मटीरियल एंड ऑफन बायोलॉजिकली एक्टिव भी होते हैं, चूँकि ये ऑलरेडी उनकी जो एफिशिएंसी इसी वजह से होती है क्योंकि दे आर बायोलॉजिकली एक्टिव, देयरफॉर दे आर आल्सो कॉल्ड एज एसेंशियल ऑयल। Then the term volatile oil is preferred because its core specific and describe the physical property। लेकिन चूँकि इनको एसेंशियल ऑयल भी कहते हैं, लेकिन जो बेहतर वर्ड है यूज़ करने के लिए जो प्रेफरेबल है दैट इज़ द वोलेटाइल ऑयल, क्योंकि वोलेटाइल ऑयल का जो नाम है ये उसकी एक फिज़िकल प्रॉपर्टी को बता रहा है आपको, कि उसकी जो जो स्पेसिफिक एक प्रॉपर्टी है कि इसमें ये वोलेटिलाइज होने की एबिलिटी है एट रूम टेम्परेचर, तो इस वजह से इसको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। वेट क्वांटिटी ऑफ द ड्रग इज़ बॉइल्ड विद वाटर इन राउंड बॉटम फ्लास्क फिटेड विद द क्लेवेंजर ऑपरेटस। इसको डिटरमिन करने के लिए क्या किया जाता है कि एक स्पेसिफिक वेट क्वांटिटी ली जाती है, एक स्पेसिफिक क्वांटिटी को वे करके उसको ड्रग को लिया जाता है और उसको राउंड बॉटल जो होती है फ्लास्क उसके अंदर उसको बॉयल किया जाता है, और वो जो है एक क्लेवेंजर ऑपरेटस के साथ जो है फिटेड होती है। द डिस्टिलेट कलेक्टेड इन द इज ग्रेजुएटेड इन द वोलेटाइल ऑयल। इस पूरे डिस्टिलेशन प्रोसेस से जो डिस्टिलेट कलेक्ट होता है वो आखिर में उसको ग्रेजुएट किया जाता है इन फॉर्म ऑफ द वोलेटाइल ऑयल, और अमाउंट जो भी उसमें आती है तो उसको आखिर में ट्यूब में वो करते हैं। ये सारा स्कीम मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें होता क्या है कि आपने सबसे पहले स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मटेरियल लेना है, उसको हीट अप करना है 10 मिनट के बाद, रिकॉर्ड वॉल्यूम ऑफ द ऑयल कलेक्टेड, सब्सट्रैक्ट फ्रॉम द सॉल्वेंट टू यूज़, डिफरेंस गिव द वॉल्यूम ऑफ ऑयल इन द सैम्पल, कैलकुलेट ऑयल कॉन्टेंट इन द मिलीलीटर पर 100 mg। हमारे पास ये मुख्तलिफ़ किस्म के वोलेटाइल ऑयल कंटेंट है जो मुख्तलिफ़ फार्माकोपिया में मेंशन है, लाइक कैरावे, क्लो, फ्रेश लेमन पील, फेनल, डिल वगैरह जो हैं, उनमें हमारे पास जो वोलेटाइल ऑयल कंटेंट है वेट बाय वेट वॉल्यूम जो है उनका वेट बाय वेट परसेंटेज जो है NLT 2.5, NLT मीन नॉट लेस देन 2.5, नॉट लेस देन 15, क्लोव के केस में नॉट लेस देन 205, दैट इज़ दी परसेंट की बात हो रही है, दैट इज़ दी फ्रेश लेमन पील, और नॉट लेस देन 1.4, ये सारे का सारा जो है आपको मुख्तलिफ ड्रग्स के केस में बताया जा रहा है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि आपने ये वोलेटाइल ऑयल कलेक्ट कैसे करना है, तो आपको मैंने बताया कि आपने सबसे पहले एक वेट क्वांटिटी लेनी है, उसको बॉयल करना है राउंड बॉटम फ्लास्क में, उसके साथ क्लेवेंजर ऑपरेटस होगा, उसमें डिस्टिलेशन, तो ये सारे का सारा उसको यहाँ बताया जा रहा है। आपने जो सारे मैकेनिज़्म है वो ऐसा है कि आपने ये वाटर है उसके अंदर जो है आपने फ्लावर पेटल जो है डेलिकेट फ्लावर पेटल उनको आपने एक पानी के अंदर डाला, एक उसको उस चैम्बर को हीट अप किया, हीट होने के बाद जो है उससे सारे का सारा जो ऊपर वेपोराइज हुए वो, और वेपोराइज होने के बाद जो है वो एक कंडेंसर से गुजरने के बाद
वाटर एंड एसेंशियल ऑयल जो है वो हमारे पास जो फाइनली एक सेपरेटर होता है उसमें आते हैं, उसमें जो एसेंशियल ऑयल होता है उसको अलग कर देता है और वो कलेक्ट कर दिया जाता है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट फिजिकल कंटेंट में है तो दैट इज़ द मॉइस्चर कंटेंट। मॉइस्चर कंटेंट इम्पॉर्टेंट है। आप जब हर्बल ड्रग की बात कर रहे हैं तो उसमें आपको वो मॉइस्चर कंटेंट जो है उसकी पता होना चाहिए, उसको डिटरमिन होना चाहिए आपको। फॉर एग्जांपल चेकिंग द मॉइस्चर कंटेंट help to reduce error in estimation of the actual weight. So reduce error in estimation of the actual weight of the drug material. So हमारे पास जो उसके लिए हमें मॉइस्चर कंटेंट की ज़रूरत होती है ताकि हम जो है एक्चुअल वेट ऑफ द ड्रग मटेरियल जो है उसको उसमें एरर वगैरह उसको रिड्यूस कर सकें, उसकी एस्टिमेशन जो है वो ठीक तरीके से कर सकें। इसके साथ साथ जो लो मॉइस्चर सजेस्ट द बेटर स्टेबिलिटी अगेंस्ट द डिग्रेडेशन ऑफ प्रोडक्ट। जितना मॉइस्चर कंटेंट कम होगा उसमें जो स्टेबिलिटी होगी अगेंस्ट द डिग्रेडेशन वो ज़्यादा होगी, यानी वो प्रोडक्ट में चांस कम होगा डिग्रेड होने का। साथ ही साथ जो मॉइस्चर है दैट ट्रिगर द एंजाइमेटिक एक्टिविटी और फैसिलिटेट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब विच लीड टुवर्ड द क्रूड ड्रग डिस्ट्रक्शन। अगर आपके पास जो हर्बल ड्रग है उसमें मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होगा या उसमें होगा तो उससे फ़र्क क्या पड़ेगा। जो मोर मॉइस्चर कंटेंट है दैट ट्रिगर द एंजाइमेटिक एक्टिविटी, तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी से वो क्या होता है मोस्टली जो है डिग्रेडेशन होती है या फैसिलिटेट ग्रोथ ऑफ माइक्रोब। मॉइस्चर जो है उसकी अवेलेबिलिटी जो है वो माइक्रोब को फैसिलिटेट करती है कि वो ग्रो करें और उससे भी अगेन क्रूड ड्रग डिस्ट्रक्ट होगा। So limit of water content should be therefore set for every given plant material. इसी वजह से जो डिफरेंट कंपेंडियम्स हैं या डिफरेंट मोनोग्राफ हैं उनमें प्लांट्स के लिए लेवल सेट किया गया है, उसके लिए जो है एक स्पेसिफिक कि उसमें कितना मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए। दिस इज स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर द प्लांट मटेरियल दैट अब्जॉर्ब मॉइस्चर इजीली और डिटेरियोरेट क्विकली इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। खासतौर पर ये ऐसे प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा केयर की जाती है और उसके लिए उन पर फोकस की जाती है कि जो प्लांट जिनमें हम देखते हैं कि वो क्विकली मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं या वो बड़ी क्विकली जो है वो डिटेरियोरेट होते हैं, ख़राब होते हैं। अगर पानी की मौजूदगी हो तो पानी की मौजूदगी में हमारे पास जो असेसमेंट का तरीका है पानी के जो है मॉइस्चर के असेसमेंट का, तो उसमें हमारे पास पहला जो है उसको हम कहते हैं लॉस ऑन ड्राइंग, जिसको ग्रेविमेट्रिक डिटर्मिनेशन कहते हैं। वॉल्यूमेट्रिक एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन, टॉल्विन डिस्टिलेशन भी है। अच्छा, टेट्रामेट्रिक जो है कार्ल फिशर मेथड, जिसको टेट्रामेट्रिक जो है डिस्टिलेशन कहते हैं। हमारे पास कुछ एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको यहाँ पर बताया कि लाइक एलोवेरा या डिजिटेलस या स्टार्च जो है उनके लिए not more than 10% weight by weight, not more than 5% for digitalis and 15 for starch जो है ये। यहाँ पर थोड़ा सा आपको इसका स्केच दिया गया है कि वाटर अगर आपने कंटेंट डिटरमिन करना है या मॉइस्चर कंटेंट, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया कि देयर आर 3 डिफरेंट मेथड जो कि असेसमेंट के लिए यूज़ होते हैं। वो 3 यहाँ पर भी हैं कि जिनमें नंबर 1 जो है वो टाइट्रोमेट्रिक जो है जिसको हम कार्ल फिशर टाइट्रेशन कहते हैं। सेकंड जो है एजियोट्रोपिक या टॉल्विन डिस्टिलेशन है और लास्ट ऑन ड्राइंग जिसको हमने ग्रेविमेट्रिक कहा। जो कार्ल फिशर है वो डायरेक्ट टाइट्रेशन और रेजिडुअल टाइट्रेशन, और ये जो है तो उसके अंदर जो है हमारे पास कॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन है। आपके पास ये मुख्तलिफ़ किस्म के वॉल्यूमेट्रिक एंड कॉल्यूमेट्रिक जो है, ये वॉल्यूमेट्रिक जो है ये आपके पास डायरेक्ट और रेजिडुअल टाइट्रेशन और कॉल्यूमेट्रिक जो है, तो ये दोनों उसकी जो है स्कीम्स जो है ख़ास तौर पर कार्ल फिशर वाली टाइट्रेशन की वो यहाँ पर बताई गई हैं। एट द सेम टाइम आपको एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन यूनिट बताया गया है और आपके पास जो सिंपल ग्रेविमेट्रिक है उसकी भी आपको यहाँ पर विजुअलाइज कराया गया है। तो हमारे इस पार्ट में हमने क्या डिस्कस किया, हमने जो फिज़िकल पैरामीटर थे स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ड्रग के उनको हमने डिस्कस किया। उनमें हमने ख़ास तौर पर जो पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में ऑर्गेनोलेप्टिक और बोटानिकल को डिस्कस किया था, इसमें हमने फोकस किया फ़िज़िकल को। और फिज़िकल में भी हमने एश वैल्यू की जो 4 डिफरेंट टाइप थी, टोटल एश, एसिड इनसॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल, सल्फेटेड एश
उनको हमने वन बाय वन डिस्कस किया और चारों को। उसके बाद हमने एक्सट्रैक्टिव वैल्यू बताया, उसमें मैंने आपको बताया कि एक्सट्रैक्टिव वैल्यू होती क्या है, और मैंने एट द सेम टाइम आपको ये भी बताया कि आजकल दुनिया में चूँकि मोर सोफिस्टिकेटेड मेथड ऑफ ऐसे वगैरह हैं एक्टिव कंस्टिट्यूएंट के, तो इनकी एप्लीकेबिलिटी अब उस तरह नहीं रही जिस तरह पहले होती थी, कम हो गई है काफ़ी, और बहुत कम रेलेवेंट है एक्सट्रैक्टिव वैल्यू, लेकिन स्टिल इट इज़ कंसिडर्ड टू बी ए क्विक इंडिकेटर ऑफ द ग्रॉस क्वालिटी ऑफ द प्लांट मटेरियल। फिर मैं आया वोलेटाइल ऑयल कंटेंट पे। मैंने आपको बताया कि वोलेटाइल ऑयल को एसेंशियल ऑयल्स भी कहते हैं, उनकी कंपोजिशन भी मैंने आपको बताई, और उनके बेसिक जो फीचर्स हैं वो सारे के सारे आपको बताए। मैंने फिर एट द सेम टाइम आपको ये भी बताया कि अगर आपने वोलेटाइल ऑयल है वो कैसे आप डिटरमिन करेंगे, कैसे उसकी एक्सट्रैक्शन करेंगे। मुख्तलिफ़ किस्म के जो मोनोग्राफ हैं या जो कंपेंडिया हैं या फार्माकोपियाँ हैं, उन्होंने जो हर्बल ड्रग अगर मेंशन की हैं तो उन्होंने उसके लिए जो है क्या वो रखे हैं, लिमिट्स रखी हैं, और आपको मैंने वो स्कीमेटिक डायग्राम भी बताई कि कैसे आप वोलेटाइल ऑयल जो है तो उसको कलेक्ट कर सकते हैं। फिर हम बड़ी ही इंपॉर्टेंट पार्ट पे आए जिसको हम कहते हैं मॉइस्चर कंटेंट। और मॉइस्चर कंटेंट में मैंने आपको सबसे पहले तो उसके रीज़न बताएं कि मॉइस्चर कंटेंट इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर मॉइस्चर कंटेंट है और ज़्यादा है तो उससे क्या नुकसानात हो सकते हैं, वो तमाम उनको हमने डिस्कस किया और आपको उसके जो इम्प्लीकेशंस हैं वो बताए। और फिर मैंने आपको बताया कि देयर आर 3 डिफरेंट मेथड ऑफ असेसमेंट ऑफ द मॉइस्चर कंटेंट, जिनमें ग्रेविमेट्रिक, एजियोट्रोपिक एंड टाइट्रोमेट्रिक जो है डिस्टिलेशन है। और आपको मैंने कुछ एग्जांपल्स भी दी कि आपके पास जो है मुख्तलिफ प्लांट के लिए जिस तरह लिमिट रखे गए हैं। और उसके बाद मैंने आपको इन द वेरी नेक्स्ट स्लाइड, जो आखिरी स्लाइड थी इस लेक्चर की, उसमें मैंने आपको एक स्कीमेटिक डायग्राम बताई जिसमें वाटर कंटेंट के तीनों मेथड थे, और जो कार्ल फिशर है उसमें जो 2 वेरिएंट है उन दोनों को हमने आपको यहाँ पर बताया। और उसको विजुअलाइज कराने के लिए कार्ल फिशर के वो स्कीम जो है वो यहाँ पर आपको सामने दिखाई कि एक वॉल्यूमेट्रिक है और एक कॉल्यूमेट्रिक है, और उसके साथ साथ एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन यूनिट और हमारे पास ग्रेविमेट्रिक डिस्टिलेशन यूनिट है। तो फिज़िकल जो थर्ड था, उसके बाद हम नेक्स्ट की तरफ आ रहे हैं जो कि हमारा 4th पार्ट है, या इस जिसको आप कहते हैं कि स्टैंडर्डाइजेशन एंड क्वालिटी ऑफ हर्बल इवैल्यूएशन, क्वालिटी इवैल्यूएशन ऑफ हर्बल ड्रग। उसमें जो 4th स्टेप पे आते हैं तो वह है केमिकल। तो केमिकल में हमारे पास जो हैं तो हम क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, इस तरह के मुख्तलिफ क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स हैं जो हम करते हैं फॉर द केमिकल कंस्टिट्यूएंट एनालिसिस, और साथ ही साथ हम रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन जो है उसको भी इस कैटेगरी में रखते हैं। सबसे पहले हम एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स जिनको हम मार्कर भी कहते हैं उसके लिए हम उसकी ऐसे को हम डिस्कस करेंगे इन दिस 4th स्टेप केमिकल में। थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ कि द क्वालिटी ऑफ अ ड्रग डिपेंड ऑन द कंटेंट ऑफ इट्स एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स, द अमाउंट ऑफ विच डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ फैक्टर दैट अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ द ड्रग। कि मकसद ये है मेरे इस बात का कि यहाँ पर आपने अगर किसी ड्रग की क्वालिटी को डिटरमिन करना है तो आप उसके अंदर मौजूद एक्टिव जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, मोस्टली जो फाइटोकेमिकल्स होते हैं, मोस्टली जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जिनको हम एक्टिव जो एक्चुअली ड्रग के तौर पे काम कर रहे होते हैं, उनके अमाउंट को हमने डिटरमिन करना होता है। वजह क्या है? क्योंकि आपने अगर ट्रू ड्रग की क्वालिटी को डिटरमिन करना है तो वो जो है तो वो इन्हीं एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स की जो अवेलेबिलिटी है उस पर डिपेंड करता है। अब ये बहुत से फैक्टर्स हैं जो इनकी मौजूदगी या उसके कंटेंट जो है कमी बेशी पे असरअंदाज होते हैं, उनको अफेक्ट करते हैं कि आपके पास मुख्तलिफ रीज़न्स हैं जिनकी वजह से ये एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स की कंटेंट जो है वो कम भी हो सकता है और बढ़ भी सकता है। So in drug where the active constituents are known with certainty, the amount should be analyzed to assure the quality of the plant material. However, in number of cases, either information on active constituent is complete or they are not known. बहुत से ऐसे हर्बल ड्रग्स हैं जिनको मार्केट में यूज़ किया जा रहा है, लेकिन उनके जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स हैं या तो उनकी इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है या लोग उनके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। तो जो स्टैंडर्डाइजेशन की अगर हम जब बात आएगी तो फिर क्या होगा? अंडर दीज सर्कमस्टांसेस एनी वन ऑफ द केमिकल कैरेक्टराइज कंपोनेंट ऑफ द प्लांट विच इज़ कॉल्ड एज द मार्कर। जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट होगा,
जिसको हम मार्कर कहेंगे, इज़ यूज्ड एज अ रेफरेंस फॉर इवेलुएटिंग द क्वालिटी ऑफ दैट प्लांट मटेरियल। सो मार्कर क्या हुआ कि मार्कर इज अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ द प्लांट मेडिसिनल प्लांट मटेरियल दैट इज केमिकली डिफाइंड एंड ऑफ इंटरेस्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल पर्पस। फॉर एग्जांपल आपके पास एफेड्रा है, उसके अंदर एफेड्रीन या सूडोएफेड्रीन जो है ये हमारे पास एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं उसके अंदर, तो ये जो है हमारे पास एज अ मार्कर है। सिलिमेरीन हो गया, इस तरह के मुख्तलिफ़ किस्म के जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं मुख्तलिफ प्लांट के लिए, मुख्तलिफ़ किस्म के, वो डिफाइन है ऑलरेडी। सो अंडर मोस्ट अप्रोप्रिएट कंडीशन द मार्कर शुड बी वन रिस्पॉन्सिबल फॉर द बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द ड्रग और वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिविटी। तो जिस तरह की मेडिसिनल प्लांट अगर हम कह रहे हैं कि वो एक्सपेक्टोरेंट है या वो जो है तो फेब्रिफ्यूज है या इस तरह की उसके और उसके अंदर क्वालिटीज़ हैं, तो उसके रीज़न जो है तो वो सर्टन ये केमिकल कंपाउंड्स होते हैं या फाइटोकेमिकल्स होते हैं या ये केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं जो कि एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, जिनको हमने मार्कर कहा है। However, when an inactive or inert chemical constituent is used for quality assessment, its choice should be justified. अगर आप इसके अलावा किसी और को एज अ मार्कर यूज़ करेंगे या किसी और को आप क्वालिटी असेसमेंट के यूज़ करेंगे, फिर आप उसको जस्टिफाई भी करना पड़ेगा। When only inert chemical component are known from the plant, judicious selection of one of them for marker purpose should be made given priority to compound specific to the plant under consideration and stability. तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपने कोई भी अगर प्लांट के अंदर उसके जो सिलेक्शन करनी है मार्कर के तौर पर उसके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ को इवालुएट करने या उसके एक्टिव कंस्टिट्यूएंट को करने के लिए, तो उसके लिए आपको जो है तो उस प्लांट के जो है स्पेसिफिक कंपोनेंट को प्रायोरिटी देनी होगी जो कि ज़्यादा स्टेबल होगा, जो उस पर्पस के लिए ज़्यादा फिट होगा। The correlation of the inactive marker to quality is indirect on the assumption that since the marker content is inappropriate, unknown active component will also be present in the desired amount. तो इस वजह से मुख्तलिफ़ किस्म के आपके पास जो है तो कोरिलेशंस आ सकती हैं इनएक्टिव मार्कर्स की भी, और उसकी वजह से जो है तो आपके पास जो कंटेंट है वो इनअप्रोप्रिएट हो सकते हैं और आपको अननोन उसकी वजह से जो है तो वो एक्टिव कंपोनेंट भी डिज़ायर अमाउंट में आपके पास आ सकते हैं। तो मसला वही है कि आपके पास जो है वो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट होना चाहिए। सो अब सिचुएशन क्या है विद द एडवांसमेंट इन आइसोलेशन आइडेंटिफिकेशन टेक्निक्स, आजकल जो क्रोमेटोग्राफी और स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स में जो एडवांसमेंट हुई है, अब ये मुश्किलात भी जो हैं ये ओवरकम हो चुकी हैं और इसकी वजह से जो है आपके पास जो LCMS या GCMS की जो टेक्निक्स यूज़ होती हैं या इससे रेलेवेंट जितनी भी टेक्निक्स यूज़ हो रही हैं, उन्होंने इस मसले को काफ़ी हद तक हल कर लिया है। At present, a wide variety of analytical tools are available for determination of the content of the crude drug. आप क्रूड ड्रग जो है तो उससे पूरा उसका केमिकल फाइटोकेमिकल प्रोफाइल निकाल सकते हैं, उसका पूरे का पूरा प्रोफाइलिंग उसकी कर सकते हैं, उसके अंदर जो भी केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं वो डिटरमिन करते हैं, उसके अंदर बिल्ट इन लाइब्रेरीज होती हैं जो उनके साथ उसको मैच करके उनको डिटरमिन करते हैं। अच्छा, द चॉइस वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री डिपेंडिंग ऑन द एग्जिस्टिंग रेगुलेशन एंड फैसिलिटीज़ अवेलेबल। तो फिर ये चॉइस जो है ये कंट्री टू कंट्री भी वेरी करती है कि आपने जो प्लांट जो है उनको यूज़ करना है या हर्बल मेडिसिन में ख़ास तौर पर जो है ये वेरिएशन आती रहती हैं। Chromatographic method with wide range of sophistication are more important for evaluation of the crude drug. It can be used for both qualitative and quantitative determination of component of the crude drug. तो हम जब ख़ास तौर पर जब केमिकल कंस्टिट्यूएंट की डिटर्मिनेशन करते हैं तो हम ख़ास तौर पर हमें जाना पड़ता है टूवर्ड द क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स, और आप विद द एडवांसमेंट इन द केमिकल एनालिसिस जो है अब क्रोमेटोग्राफी में काफ़ी सोफिस्टिकेशन आ चुकी है, टेक्निक्स जो है वो कपल्ड हो चुकी हैं। अब तो बाकायदा उस आइडेंटिफिकेशन क्रोमेटोग्राफी में जो हम आइसोलेशन करते हैं उसके साथ साथ जो उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए जो डिफरेंट स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स हैं वो उसके साथ अब कपल्ड हो चुके हैं, और इसकी वजह से अब आप उससे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों किस्म की डिटर्मिनेशन कर सकते हैं।
तो यहाँ पर मैंने कुछ मेथड जो हैं उनको सम अप करने की कोशिश की है, और उसमें क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स जो हैं वो डिफरेंट वो मेंशन की हैं। लाइक हमारे पास जो है एक TLC है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, HPTLC है, हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, जो HPLC और TLC की वो है। HPLC यानी हाई परफॉर्मेंस और प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, और HPTLC ये इन दोनों की कम्बिनेशन है। HPTLC मतलब कि हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। इस तरह GLC जो है दैट इज़ द गैस क्रोमेटोग्राफी। इस तरह CC जो है कॉलम क्रोमेटोग्राफी, जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। और साथ ही साथ हमारे पास जो स्पेक्ट्रोस्को फोटोमेट्रिक मेथड्स हैं उनमें UV जो अल्ट्रा वायलेट जो विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, IR इंफ्रारेड है स्पेक्ट्रोस्कोपी, फ्लोरेसेंस एनालिसिस है, NMR न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, MS जिसको हम मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, XRD जिसको हम एक्सरे डायफ्रैक्शन कहते हैं, RIA रेडियो इम्यूनो ऐसे ये सारी के सारे होती हैं। अच्छा, इसमें ये यहाँ पर 3 किस्म की चीज़ें आपको 3 रोज़ बताए गए हैं। ये जो पहला रो है ये HPLC का एक क्रोमेटोग्राम है, दूसरे नंबर पे आपके पास UV स्पेक्ट्रा है, और तीसरे नंबर पे उस इनसे जो निकलने वाले जो डिड्यूस होने वाले केमिकल स्ट्रक्चर्स हैं कंपाउंड के, उनको बताया गया है। उसके बाद हम आ जाते हैं जी नेक्स्ट केमिकल में रेडियो एक्टिव कंटामिनेशन की तरफ। सबसे पहले रेडियो एक्टिव कंटामिनेशन को समझने के लिए मैं आपको नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव मटीरियल, जिनको हम नॉर्म्स कहते हैं, नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव मटीरियल्स जो हैं आर फाउंड इन एवरी कंस्टिट्यूएंट ऑफ द एनवायरनमेंट, एयर, वाटर, सॉइल, फूड एंड इन ह्यूमन। ये आपको हर जगह पे मिलते हैं, एनवायरनमेंट में, एयर में, वाटर में, सॉइल में, फूड में, इन ह्यूमन में। Naturally occurring radioactive materials. According to the International Food Safety Authority Network, INFOSAN 2011, plant use as food commonly have potassium 40, इसके साथ साथ जो है thorium 232, uranium 238 and their progenies. It is expected that likewise would be found in plant use for medicinal purpose, since plants are the primary pathway of natural radionuclides entering into human body and then to food chain. अब जैसे कि इन्फोसन कह रहा है कि प्लांट जो हैं जो कि फूड के तौर पे होते हैं, उनके अंदर ये जो आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के पोटाशियम 40 हो गया, या थोरियम 232 हो गया, या यूरेनियम 238, या इनकी जो प्रोजेनीज वगैरह हैं ये होते हैं। तो अब वो कह रहे हैं कि अगर वो मेडिसिनल फूड के तौर पे यूज़ होने वाले प्लांट में होंगे तो लाजमी बात है मेडिसिनल पर्पस वाले प्लांट में भी होंगे, और ये सारे के सारे जो हैं चाहे जिस प्लांट में भी हों तो प्राइमरी पाथवे से जो है तो ये इंटर होंगे ह्यूमन बॉडी through the food chain. So these radionucleotide and their decay product from uranium 238 or thorium 232 series together with the potassium 40 are the terrestrial primordial radionucleotide which originate from the earth crust and are source of the natural radioactivity in the environment. So ये आ कहाँ से रहे हैं? ये अर्थ क्रस्ट से आ रहे हैं, और इनका जो है तो इन्वायरमेंट में ये सोर्स है बेसिकली जो अर्थ क्रस्ट जो है ये जहाँ से ये ओरिजिनेट होते हैं कि नेचुरल रेडियो एक्टिविटी इन्वायरमेंट में उसका सोर्स है। द हेल्थ इफेक्ट ऑफ रेडिएशन एक्सपोजर टू द नॉर्म्स, जिनको हमने नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव मटीरियल कहा, फ्रॉम द इनटेक ऑफ द मेडिसिनल प्लांट एंड हर्ब प्रिपरेशन इन रिलेशन टू द लेवल ऑफ नॉर्म्स इन मेडिसिनल प्लांट मे बी एसोसिएटेड विद मोस्ट फॉर्म ऑफ ल्यूकीमिया, कैंसर एंड मेनी ऑर्गन सच एज बोन, लंग, ब्रेस्ट, थायराइड इन लॉन्ग टर्म, बट नॉट ऑल ऑर्गन इंक्लूडिंग प्रोस्टेट। कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर इसी तरह अगर जो नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव मटीरियल जो हैं ये मेडिसिनल प्लांट में और या हर्बल प्रिपरेशन में आप मौजूद हों और आप उनको कंज्यूम करें और वो आपकी बॉडी में शामिल होते रहें तो इनकी लेवल्स होती हैं, और वो लेवल जो है वो बाज़ औक़ात एसोसिएट होती हैं मुख्तलिफ़ किस्म के ल्यूकेमिया वगैरह से या कैंसर वगैरह से या बोन में लंग, ब्रेस्ट, थायराइड और इस तरह की जो इश्यूज़ हैं उनके कैंसर से भी ये डायरेक्टली इनका लिंक हो जाता है। एग्ज़ाम्पल थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं
कि अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15% ऑफ lead-210, lead-214 आयन, 99% ऑफ रेडियम या 228 जो 226 या 228 या बिस्मिथ 214 जो है तो बोन सीकर, या इस तरह आपके पास जो है पोलोनियम 210 soluble reaches to the blood and lung fluid stream and are distributed to the whole body in exchange with the calcium in the mineral of skeleton tissue, therefore thereby making blood, bone or lung critical organ. तो ये कैसे जो है ये मुख्तलिफ़ किस्म के रेडियो एक्टिव मटीरियल जो है नेचुरली अकरिंग ये जो है तो ब्लड में या लंग्स के फ्लूइड स्ट्रीम में आते हैं और उसके बाद पूरी बॉडी में जो है एक्सचेंज होते हैं, और उसके बाद कैल्शियम जो मिनरल स्केलेटन में होता है उसके साथ ये एक्सचेंज हो जाते हैं, और वो फिर ब्लड और बोन और लंग जो क्रिटिकल ऑर्गन होते हैं उनके बनाने में ये इस्तेमाल हो जाते हैं. Irradiation may have used as a procedure for microbial decontamination and sterilization of plant material after harvest. ये रेडिएशन जो है एक तो नेचुरली अकरेंगे, और दूसरा एक सोर्स जो प्लांट आपके पास मेडिसिनल प्लांट या प्लांट में आते हैं तो वो इस वजह से भी आते हैं कि हम जो है तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप जब प्लांट मटेरियल नेचुरल सोर्सेज से कलेक्ट करते हैं तो उनको माइक्रोबियल डीकंटामिनेशन से साफ़ करने के लिए, उनको डीकंटामिनेट करने के लिए कि उसमें जो अगर माइक्रोबियल कंटामिनेशन हो तो उस से साफ़ करने के लिए या उसको स्टरलाइज करने के लिए सम टाइम यूवी से पास किया जाता है, उनको रेडिएट किया जाता है. मुख्तलिफ़ किस्म के रेडिएशन उनको दी जाती हैं ताकि उससे जो माइक्रोबियल कंटामिनेशन है वो ख़त्म हो जाए. या सम टाइम ऐसे होता है कि effluent from the adjoining industrial area can contain radioactive contaminants and flow into an area where the plant material is collected. कि बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज़ होती हैं कि जहाँ से जो एफ्लुएंट्स निकल रहे होते हैं उनमें रेडियो एक्टिव कंटेमिनेंट्स होते हैं, और वो जो कंटेमिनेटेड वाटर होता है वो ऐसे एरिया में जाता है कि वो जहाँ से आपने प्लांट कलेक्ट किया होता है वहाँ उसके साथ उसका हो. सो डेंजरस कंटेमिनेशन में इक्वली रिजल्ट फ्राम द न्यूक्लियर एक्सीडेंट. बाज़ औक़ात न्यूक्लियर लीकेज वगैरह हो सकती है या एक्सीडेंट हो सकता है, तो वहाँ से भी डेंजरस कंटेमिनेशन जो है वो हो सकती हैं प्लांट मटेरियल. सो इन तमाम कंडीशन में जितनी भी कंडीशन है, चाहे वो नेचुरल है या वो आर्टिफिशियल है या वो किसी और तरीके से जो है, या हमने जितनी भी तरीके एक से डिस्कस किए, इन सब सर्कमस्टांसेस में स्ट्रिक्ट गाइडलाइन है IAEA इंटरनेशनल एजेंसी फॉर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है, जो वियना में WHO और यूरोपियन यूनियन गाइडलाइन जो है, तो ये तीनों इन्होंने इसके लिए गाइडलाइन जो है प्रपोज़ की हैं. इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जब हम हैवी मेटल रेडियो एक्टिव मटीरियल की बात कर रहे होते हैं, और उसमें ख़ास तौर पर जब मेडिसिनल प्लांट या हर्बल ड्रग की स्टैंडर्डाइजेशन में बात कर रहे होते हैं, तो हम स्पेसिफिक एक्टिविटी की बात कर रहे होते हैं. The specific activity concentration of uranium, thorium and potassium in the medicinal plant were determined from the quantitative analysis of the spectra acquired from the gamma ray spectrometry using the gamma ray spectrum analysis software. ये जो स्पेसिफिक एक्टिविटी जिसको डिटरमिन किया जाता है, सबसे पहले इसको मालूम करने के लिए एज अ स्टैंडर्डाइजेशन, तो ये क्या किया जाता है मेडिसिनल प्लांट के सैंपल से उनका एक स्पेक्ट्रा लिया जाता है गैमा रे स्पेक्ट्रोमेट्री से, जो कि गैमा रे स्पेक्ट्रम एनालिसिस सॉफ्टवेयर की मदद से उसको रीड करके उसकी सारी की सारी डिटेल ली जाती है. द स्पेसिफिक एक्टिविटी जिसको हम ASP E1 जो है तो उससे रिप्रेजेंट करते हैं ऑफ द रेडियो न्यूक्लियोटाइड, जिसमें I in the sample were calculated after decay correction using the expression in the equation. तो ये हमारे पास इक्वेशन है जो हमारे सामने है, थोड़ा सा इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. जो यहाँ पर ASP E1 है, दिस इज़ द स्पेसिफिक एक्टिविटी जिसको हम कह रहे हैं कि हमने डिटरमिन करनी है, हमें ज़रूरत है, हमने अगर उसकी रेडियो एक्टिविटी को जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है उसको डिटरमिन करना है कि उसके अंदर क्या है, तो हमें स्पेसिफिक एक्टिविटी मालूम करनी है. तो उसके लिए हम जो है तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे. इस फार्मूले में हमारे पास N कैपिटल N SAM-E1 जो है ये हमें सामने आ रहा है कि तो ये क्या चीज़ है, तो ये हमें बताता है कि नेट काउंट ऑफ द रेडियो न्यूक्लियाइड
आई एट एनर्जी, ये जो आई यहाँ पे दोनों जगहों पे यूज़ हो रहा है, एंड ई जो है दैट इज़ दी, या आपके पास जो है ये दूसरा ई, दैट इज़ द फोटो पीक एफिशिएंसी एट एनर्जी ई, या टी सी इज़ द काउंटिंग लाइफ टाइम एट द सेकेंड, और पी जो है ये गेमा, या आपके पास गेमा एमिशन प्रोबेबिलिटी ऑफ द रेडियो न्यूक्लियोटाइड है, आई फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी ई, और एम एस एम जो लास्ट वन है इज़ द ड्राई वेट ऑफ द सैंपल इन द केजी। तो जब आप ये सारा इस गेमा रे स्पेक्ट्रोस्कोपी से निकलने वाला स्पेक्ट्रम जो है उसको करने के बाद आपके पास ये स्पेसिफिक एक्टिविटी की वैल्यू आ जाती है, तो उसके बाद जब हमें एक दफ़ा ये वैल्यू आ गई इंडिविजुअल नेचुरली अकरिंग रेडियो न्यूक्लियोटाइड की मेडिसिनल प्लांट के अंदर, तो उससे हम एवरेज एनुअल कमिटेड इफेक्टिव डोज मालूम करते हैं जो कि ई एवरेज है। हम एवरेज एनुअल कमिटेड इफेक्टिव डोज जो उसको हम मालूम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ this specific activity. So for ingestion of the norms in the medicinal plant were calculated using the expression. तो उसलिए फिर आपने जो नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव जो आपके पास हैं मटेरियल मेडिसिनल प्लांट के अंदर, उनको फिर हम जो इफेक्टिव डोज होती है एवरेज एनुअल कमिटेड, उसको हम करते हैं इस फार्मूले के तहत। अब इस फार्मूले के तहत अगर आप देखें तो आपके पास DCF ING जो है तो ये आ रहा है विच इज़ द डोज कन्वेक्शन फैक्टर फॉर द इंजेक्शन, ING दैट स्टैंड फॉर द इंजेक्शन। ये हर एक न्यूक्लियोटाइड के लिए इसकी एक अलग वैल्यू है, स्टैंडर्ड वैल्यू है, वो हम इसको इसमें यूज़ करते हैं, और हमारे पास जो है फाइनली ये सारी की सारी वैल्यू जो है वो एक रेडियो न्यूक्लियोटाइड के लिए आ जाती है। तो इसके साथ ही हमारा जो ये लेक्चर है ये एंड अप होता है, और इसके में हमने शुरू किया था, अगर मैं थोड़ा सा इसका रिवीजन की तरफ चला जाऊं तो हमने ये स्टार्ट यहाँ से लिया था, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हर्बल ड्रग का पार्ट 2 था ये, और इसमें हमने क्योंकि पार्ट 1 में हमने नंबर 1 ऑर्गेनोलेप्टिक और बोटेनिकल को डिस्कस किया था, और आज के इस पार्ट में हमने 3 और 4 को डिस्कस किया है। पहले हमने फिज़िकल को डिस्कस किया था, उसके बाद हम आए हैं केमिकल की तरफ। फिज़िकल में हमने सबसे पहले ऐश वैल्यू, उसकी डिफरेंट काइंड्स को डिस्कस किया, जिसमें हमने टोटल ऐश, इसके अलावा वाटर सॉल्युबल, सल्फेटेड, इनसॉल्युबल ऐश, उसके बाद हमने एक्सट्रैक्टिव वैल्यूज़ को किया, उसके बाद हमने वोलेटाइल आयल को डिस्कस किया, वोलेटाइल आयल के बाद हम मॉइस्चर कंटेंट की तरफ आए, मॉइस्चर कंटेंट के बाद हम फिर 5th नंबर पे आए, और 5th नंबर में हमने एसेज या मार्कर्स जो है उनकी अवेलेबिलिटी को देखा। हमने डिफरेंट क्रोमेटोग्राफिक और स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक भी आपको बताया कि उसमें जो यूज़ हो सकती हैं। फिर मैंने आपको बताया कि कैसे ये सारी की सारी जो है ये आपस में इनकी मदद से हम ये सब कुछ करते हैं। लाइक कि हमारे पास एक HPLC का क्रोमेटोग्राम है, ये UV स्पेक्ट्रा है, और उससे निकलने वाले या डिड्यूस होने वाले केमिकल स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये फिर रेडियो एक्टिव कंटामिनेशन है, जिसके हमने सबसे पहले मैंने आपको नॉर्म्स जो है नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव मटीरियल्स के बारे में बताया, और फिर आपको मैंने इसके मुख्तलिफ एग्जांपल्स और बाकी इसके पॉसिबिलिटीज़ बताई कि कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, और उसमें आखिर में मैंने ऐसा आपको बताया कि अगर आपके पास जो रेडियो एक्टिव मटीरियल है उनके लिए आपने स्पेसिफिक एक्टिविटी डिटरमिन करनी है, और ये स्पेसिफिक एक्टिविटी एक दफ़ा आप डिटरमिन कर लें विद द हेल्प ऑफ गेमा रे स्पेक्ट्रोस्कोमेट्री और गेमा रे स्पेक्ट्रम एनालिसिस सॉफ्टवेयर की मदद से, तो उसके बाद आप फाइनली ई एवरेज जो है आप मालूम कर सकते हैं। इफेक्टिव डोज जो है एनुअल एवरेज एनुअल कमिटेड इफेक्टिव डोज जो है वो आप मालूम कर सकते हैं। सो इस लेक्चर के साथ जो है तो हमारा आज का इसी के साथ ही हमारा आज का लेक्चर जो है वो ख़त्म होता है। अगर आपके माइंड में किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है इस लेक्चर से मुतालिक तो आप कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट करें और मैं आपको उसका जो रिप्लाई करूँगा। तो जो भी इससे मुतालिक होगा वो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।